कुछ दिनों पहले मुदा लैंड स्कैम, मुदा मतलब मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट का ये जो अथॉरिटी है, ये जो पूरा मैसूरू में लैंड अलॉटमेंट देखती है, उसकी डेवलपमेंट को देखती है, उसमें किस प्रकार लैंड अलॉटमेंट में घोटाला हुआ है यह उजागर हुआ था। उसको लेकर कुछ सिविक सोसाइटी के लोगों ने, जो हमारे सिविल सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनमें से कुछ टीजे अब्राहम, प्रदीप जी, स्नेहमयी कृष्णा, इन लोगों ने कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत जी को एक पिटीशन दिया था और पिटीशन में दे हैड डिमांडेड दैट अ परमिशन शुड बी ग्रांटेड फॉर प्रोसिक्यूटिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। और आज आपने देखा है कि गवर्नर ने पहले तो राज्य सरकार से पूछा था जवाब, और जवाब में राज्य सरकार ने जो सफाई दी थी उस सफाई को दरकिनार करते हुए, क्योंकि उस सफाई में तथ्य नहीं प्राप्त हुए थे, उस सफाई को दरकिनार करते हुए आज गवर्नर साहब ने सिद्धरमैया जी के ऊपर केस चले, सिद्धरमैया जी के परिवार ने, सिद्धरमैया जी ने लैंड अलॉटमेंट केस में घोटाला किया है, यह स्पष्ट होता है और इस पर केस चले, इसकी अनुमति प्रदान की है। आखिरकार यह केस है क्या? यह मुदा लैंड अलॉटमेंट फ्रॉडुलेंट केस ये क्या है? आप देखिए, मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इन्होंने एक नियम बना रखा है कि अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में कोई लैंड एक्वायर करती है, वो लेआउट के लिए, कॉलोनी के डेवलपमेंट के लिए, तो उसके बदले 50-50% एक स्कीम उन्होंने खोला है। अर्थात अगर लैंड ग्रामीण क्षेत्र का उन्होंने लिया है तो उसके एवज में जो कंपेंसेशन दिया जाएगा वो शहरी क्षेत्र में, जिसको अंग्रेजी में आप अप मार्केट एरिया कहते हैं, जहां ज्यादा लाभ होने की संभावना है, जो डेवलप्ड एरिया है, अप मार्केट एरिया में आपको 50% जमीन दिया जाएगा ताकि आप कंपेंसेट हो सको अपने ग्रामीण क्षेत्र के जमीन के। देखिए, 2004 में सिद्धरमैया जी की धर्मपत्नी पार्वती जी, उनके भाई ने लगभग 3.16 एकड़ जमीन केशरी नामक एक गांव है मैसूरू में, वहां उन्होंने खरीदा था। 2005 में इसकी जो मालकिन वो पार्वती जी बनी थी, जो धर्मपत्नी है सिद्धरमैया जी की। बाद में खैर ये मालूम पड़ा कि ये लैंड ट्रांसफर डील हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये दलित की भूमि थी। और हाल फिलहाल में ये पूरा केस उजागर इसलिए हुआ क्योंकि जिस व्यक्ति की ये 3 एकड़ जमीन थी, उस व्यक्ति ने इसे रिक्लेम किया मुदा से कि मुझे ये जमीन वापस दिया जाए, मुझे ये जमीन नहीं बेचना था, फ्रॉडुलेंट तरीके से मुझसे ये जमीन लिया गया है। और उस समय जब पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मालूम पड़ा कि मुदा ने ऑलरेडी पार्वती जी को, जो कि धर्मपत्नी है सिद्धरमैया जी की, उनको 14 प्लॉट अप मार्केट एरिया मैसूरू में दिया जा चुका है, जो कि लगभग ये पूरा का पूरा जो स्कैम है उसमें स्पष्ट है कि जितने का कॉम्पेंसेशन होना चाहिए था उससे कई गुना अधिक अप मार्केट एरिया में 14 लैंड अलॉटमेंट्स हुए हैं। और लगभग इसका आकलन जो वर्तमान में मीडिया और जो वहां के जानने वाले लोग हैं उन्होंने किया है, द होल करप्शन इन फैक्ट गोज अप टू अबाउट 3,000 to 4,000 करोड़ रुपीस। ये 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। आप सोच के देखिए, इनका कोई 50 करोड़ 100 करोड़ का घोटाला होता नहीं है, उतनी की तो ये कॉफी पी जाते हैं। इनका घोटाला सब कुछ 4,000 5,000 करोड़ का ही होता है। एंड दे ऑल फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ द गांधी फैमिली। ये नेशनल हेराल्ड केस जो था, जिसमें भी ये जमीन गबन घोटाला, जमीन हड़प लेना, यह भी 5,000 करोड़ का केस था, जिसमें मां बेटे बेल पे बाहर है, बेल पे बाहर है ना, दोनों बेल पे बाहर है। एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2, सोनिया जी एक्यूज नंबर 1 है और राहुल जी एक्यूज नंबर 2 है। उसमें 5,000 करोड़ का ये घोटाला था, और अभी ये जो घोटाला हुआ है ये 4,000 करोड़ का घोटाला है। आप सोच के देखिए, तू डाल डाल में पात पात, मतलब इनके बड़े नेता 5,000 करोड़, तो छोटे नेता बोल रहे हैं अच्छा अच्छा हम भी कंपटीशन में छोड़ेंगे नहीं, हम भी 5,000 करोड़ करके दिखाएंगे।
तो 4000 करोड़ की लूट ये सिद्धरामैया जी ने किया है, उनके परिवार ने किया है। और आज ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का विषय नहीं है। मैं एक साधारण नागरिक के रूप में धन्यवाद देता हूं। पहले गवर्नर इस प्रकार के केसेस पे बैठ जाते थे, पहले इस प्रकार के केसेस पे पॉलिटिकल कंपल्शन, कोट अनकोट, इफ यू वुड रिमेंबर मनमोहन सिंह जी, देयर वाज अ टर्म इन दोस डेज ऑफ यूपीए, पॉलिटिकल कंपल्शन होता था कि इस पे सैंक्शन नहीं देना है। आज मैं धन्यवाद देता हूं इस प्रणाली को, इस प्रक्रिया को, कि जिसने घोटाला किया है उसे आज प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसके खिलाफ आज केस चलेगा। और केवल यही नहीं, आप सबने देखा होगा, वैसे तो ये केस मुदा घोटाले पर है, फ्रॉडुलेंट लैंड अलॉटमेंट पर है, बाकी विषय जो घोटाले के कर्नाटक पर हैं उस पर भी अभी तेजस्वी जी आपकी नजर आकर्षित करेंगे। मगर जो महर्षि वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्कैम एसटी समाज के लिए था, जो पैसा महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे एसटी समाज के डेवलपमेंट के लिए रखा गया था, उससे लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदी गई थी, लैम्बोर्गिनी गाड़ी। आप सोच के देखिए। और सिद्धरामैया साहब ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली ही अग्रीड दैट वेल यस, इतना बड़ा नहीं, थोड़ा सा और कम कर दीजिए, वो तो ट्रांसफर हुआ है पैसा। आप सोच के देखिए, इस निर्लजता के साथ कर्नाटक में घोटाला हुआ है और आज पूरी देश इस बात का गवाह देगा कि हां, मोदी जी के इस राज में जो भ्रष्ट होते हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाता है। संबित पात्रा जी बहुत चतुर नेता हैं बीजेपी के और अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन उनको जनता को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में वो बात कर रहे थे तो उन्होंने जो बयान दिया कि मोदी जी के नेतृत्व में सभी भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जाती है, किसी को छोड़ा नहीं जाता, तो वो कितना सच है क्या जनता नहीं जानती है। एक 3 अप्रैल की रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुई थी कि 2014 से अब तक कम से कम 25 प्रमुख विपक्षी नेता जो भ्रष्टाचार के मामलों में केंद्रीय एजेंसियों, ईडी आदि की जांच का सामना कर रहे थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और इनमें से 23 नेताओं के खिलाफ जांच या तो बंद हो गई या ठप पड़ गई। 25 में 23, क्या अच्छा रिपोर्ट कार्ड है बीजेपी का, कैसी अच्छी वॉशिंग मशीन है आपकी। आज वॉशिंग मशीन के नाम से जानी जाती है भाजपा। क्या आपने अपना जनता को मूर्ख समझ रखा? भारत की 140 करोड़ जनता क्या आपके इन घोटालों से वाकिफ़ नहीं है कि किस तरीके से आप लोगों को, जिन लोगों पे आरोप लगाते हैं उन्हीं लोगों को बीजेपी में शामिल करने के बाद आप कह देते हैं कि वो पाक साफ हैं, दूध के धुले हुए हो गए, और फिर आप कोई बात ही नहीं करते उनके खिलाफ। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले 6 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है, विपक्षी लोगों ने। ये आपकी जो निष्पक्षता है उस पर सवाल नहीं है, ये भ्रष्टाचार है बीजेपी का, जिसको बीजेपी छिपाने की कोशिश करती है और कैसे लोग हिंदुत्व की आड़ में इसको पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है ये सब जानते हैं। विशेष रूप से जिन नेताओं का उल्लेख किया जाए तो अजीत पवार एनसीपी के, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बंद हुआ। बीजेपी की सत्ता में वापसी के बाद दोबारा खुला, लेकिन एनडीए में शामिल होते ही फिर से बंद कर दिया गया। कौन नहीं जानता इसको? चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के, उनके खिलाफ भी जांच बंद कर दी गई। शुभेंदु अधिकारी जो ममता दीदी की पार्टी में थे वो बीजेपी में आए, उनके मामले में भी क्या हुआ सबको मालूम है। और आपने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की, जिसके खिलाफ कोर्ट ने क्या बयान दिया सबको मालूम है। किस तरीके से केवल अपने चुनावी हथकंडे के रूप में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया फर्जी आरोपों में, और फिर बाद में वो निर्दोष साबित हुए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कैसे आंदोलन चलाया गया, उनको ईडी के द्वारा केस चलाकर उनको जेल में डाला गया। तो ये पाक साफ होने का दावा ना करें, ये बात सही है कि आपकी पार्टी में ही सब दोषी लोग नहीं हैं। दोषी लोग कांग्रेस में भी हैं और अन्य पार्टियों में भी हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े घोटाले किए हैं। लेकिन बीजेपी आज वॉशिंग मशीन बनकर उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करके और क्या कर रही है ये सब जानते हैं। और अभी मैं टीवी में देख रहा था कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो बेंगलुरु पहुंचे हैं और वहां नारे लग रहे हैं
गवर्नर हाय हाय के नारे लग रहे हैं। मैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछना चाहूंगा। वैसे आप देख सकते हैं मैं काला बैंड भी पहन के आया हूं क्योंकि मैं डॉक्टर फ्रेटर्निटी का हूं और आज देश के तमाम डॉक्टर्स काला बैंड पहने हुए हैं। मैंने भी काला बैंड पहना हुआ है। तो मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछूंगा, घोटालेबाजों को बचाने के लिए तो आप बेंगलुरु चले गए, मगर कलकत्ता जाएंगे क्या? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका वाड्रा ने कहा था, राहुल जी और प्रियंका जी कलकत्ता जाएंगे क्या? या घोटालेबाज सिद्धरामैया जी को बचाने के लिए आप सब बेंगलुरु जाएंगे? वैसे मुझे लगता है हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोग डीके शिव कुमार जी से थोड़ा ज्यादा पूछताछ करिएगा तो बहुत कुछ, वैसे आप इनफॉर्मली करिएगा। डीके शिव कुमार जी से फॉर्मली कुछ मत पूछिएगा, वो तो वही बताएंगे जो कांग्रेस बता रही है, मगर थोड़ा उनके घर जाइए, थोड़ा इनफॉर्मली चाय डीके शिव कुमार जी के साथ पीजिए। शायद कुछ तथ्य हमसे छूट गए हों तो पूरा तथ्य डीके शिव कुमार जी आपको देने में सक्षम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।